जिंदगी की जद्दोजहद में हम इतने मशगूल हो गए हैं कि हमने अपनी छोटी छोटी खुशियों को तो एकदम नजरअंदाज कर दिया है। हम में से कितने लोग अपने घर परिवार को छोड़कर दूर कहीं रोजी रोटी के चक्कर में खुद को खपा रहे हैं। रजनीश इन्हीं सब ख्यालों में अक्सर डूबा रहता। दरअसल रजनीश को 5 साल हो गए थे मुंबई शिफ्ट हुए। 5 साल पहले जब वो यूपी के जौनपुर से मुंबई आया था तो उसकी आंखों में बहुत सारे सपने थे। उसकी माँ अक्सर उसे कॉल पर घर बुलाती रहती, पर हमेशा रजनीश खुद को किसी न किसी काम में उलझा हुआ ही पाता था। पिछले कुछ दिनों से उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब चल रही थी और इतने दिनों की उलझन से तंग आकर रजनीश ने आज ही अपने मैनेजर से कह दिया था कि वो कल से 15 दिन की छुट्टी पे जा रहा है। आईआरसीटीसी की तत्काल टिकट सर्विसेज से एक रिजर्व सीट मिल गई है तो वो अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर रहा था। इन सब के बाद रजनीश फिर से अपने ख्यालों में डूब गया। कैसे बचपन सिर्फ तंगी और संघर्षों में गुजरा था। घर का बड़ा बेटा और पढ़ाई में होशियार रजनीश जैसे जिम्मेदारियां निभाने के लिए ही पैदा हुआ था। बचपन से ही कैसे उसका लक्ष्य सिर्फ पढ़ लिख के एक अच्छी नौकरी करना था ताकि वो अपने परिवार को एक सहूलियत भरी जिंदगी दे सके। इस कश्मकश और संघर्ष में वो इतना डूब चुका था कि 5 लंबे साल गुजर गए थे। अब जाकर वो 15 दिन के लिए फिर से वही रजनीश बन सकेगा। अपने गांव की तलहटी को छू सकेगा, अपनी माँ के हाथ से खाना खा सकेगा, अपने गांव के दोस्तों के साथ गांव के मैदान में क्रिकेट खेल सकेगा। इन सब ख्यालों से जब रजनीश बाहर आया तो देखा कि रात के 10 बज चुके हैं। क्योंकि अगले दिन सुबह सुबह की ट्रेन थी तो रजनीश ने खाना बनाया और खा पी कर सो गया। सुबह खुशी खुशी उठा और नहा धोकर थोड़ा पूजा पाठ किया और तैयार होकर एक ऑटो पकड़कर सीधे स्टेशन निकल गया। जब रजनीश स्टेशन पहुंचता तो देखता है कि वहां पे जन सैलाब उमड़ा हुआ है। उसने महसूस किया कैसे यह घर जाने का संघर्ष सिर्फ उसका अकेले का नहीं था। रोटी पांव की बेड़ियां बनकर इन हजारों लोगों को यहाँ बांधे रखी थी। आज ये बेड़ियां इन हजारों लोगों के लिए कुछ दिनों के लिए ही सही लेकिन खोल दी गई है। कोई अपनी बीवी बच्चों के साथ तो कुछ नौजवान अपना गुट बनाकर सब अपने आप में खोए आपस में हंसते मुस्कुराते ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर में ट्रेन अपने निर्धारित समय पर प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ी हो गई। 2 मिनट के लिए मानो वहां हलचल मच गया। किसी को अपनी सीट पर जल्दी पहुंचना था तो किसी को जल्दी पहुंचकर अपनी सीट पक्की करनी थी। दोस्तों, अक्सर मुंबई से यूपी बिहार की तरफ जाने वाली ट्रेनों में ऐसे ही भीड़ देखने को मिलता है। बड़ी मुश्किल से तो लोगों को टिकट मिल पाता है। यही सब सोचता हुआ रजनीश 2 मिनट तक वहां खड़ा रहा। फिर थोड़ी देर बाद हल्के हल्के कदमों से अपनी सीट की ओर बढ़ने लगा। अपना सामान सेट करके रजनीश अपनी सीट पर बैठा। थोड़ी ही देर बीता होगा कि एक अधेड़ उम्र का आदमी वहां आ पहुंचा। रजनीश को अपनी सीट पर बैठा देख रजनीश से बोला, का भैया, हमार से उठाओ, खाली करो झट से। रजनीश थोड़ा चौंका, बोला, चाचा ये मेरी सीट है। चाचा बोगी में इतने आत्मविश्वास से घुसे थे, नया नया शर्ट पैंट पहने अपनी धाक जमाने के आदि अब रजनीश पर रौब डालने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ा बौखला गए और बोले, गजब कर रहे हो भाई तुम, ये देखो टिकट, अब झट उठो। रजनीश ने वो चाचा की टिकट देखी। टिकट पर लिखा था खड़क सिंह 45 साल B266। इत्तेफाक से यही सीट रजनीश की भी थी। हालांकि ये कोई असाधारण घटना नहीं है, लेकिन रजनीश ने ध्यान से टिकट को देखा तो पाया कि उस पर डिपार्चर डेट पिछले दिन का था। अब सब कुछ समझकर आदतन मुस्कुराते हुए रजनीश बोला, चाचा जी आपका कल का टिकट था, ये देखो 29 नवंबर, आज 30 नवंबर है। इतना सुनते ही चाचा के चेहरे से सारा रौब गायब हो गया। वो सिटपिटा कर इधर उधर देखने लगे। रजनीश को उन पर थोड़ी दया आई तो उसने उनसे कहा, कोई बात नहीं चाचा जी, आप मेरी सीट पर बैठ जाइए, एक दिन की बात है, थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। थोड़ा झेपते हुए खड़क सिंह उस सीट पर बैठ गए। ट्रेन थोड़ी ही देर में चल दी और रजनीश अपने सहयात्रियों से बात करने में मशगूल हो गया। खड़क सिंह चाचा से भी उसकी अच्छी खासी बन गई थी। ट्रेन में अक्सर 2 तरह की सवारियां आपको मिलेंगी, या तो एकदम चुपचाप सबसे अलग थलग, उनको हर कोई अपना दुश्मन या चोर दिखता है, और दूसरी तरह के लोग जो इतना खुशमिजाज होते हैं जैसे वो आपके कोई रिश्तेदार हों। इन सबका मिश्रण रजनीश की बोगी में भी था। हालांकि उसमें बहुत ज्यादा भीड़ तो नहीं थी, लेकिन जो भी लोग थे सब आपस में घुल मिलकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। बातचीत का मौका मिले तो हम यूपी वाले सबसे आगे हैं। खड़क सिंह चाचा को अपनी धाक जमाने का एक और मौका दिखा। वो लगे अपने गांव की पुरानी पुरानी कहानियां सुनाने। अजीबो गरीब कहानियों में सबसे अजीब कहानी रजनीश को वो लगी
जिसमें खड़क सिंह चाचा ने बताया कि कैसे उनके दादाजी एक लाठी के दम पर अकेले भिड़ गए थे पूरे डाकुओं के समूह से। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा और कुछ यात्री भी उतर चुके थे। जो इक्का दुक्का बचे थे लोग खाने पीने में व्यस्त हो गए। खड़क सिंह भी आराम से सामने वाली सीट पर पसर चुके थे। थोड़ी देर में रजनीश ने भी खाना खाया। इन सब के बीच जो बहुत अजीब बात थी वो रजनीश को ये लगी कि साइड लोअर विंडो पे बैठा एक शख्स लगातार रजनीश को घूरे जा रहा था। वो ना किसी से बात कर रहा था और ना ही किसी और को देख रहा था। वो शख्स टकटकी लगाए सिर्फ और सिर्फ रजनीश को ही देख रहा था। थोड़ी देर के लिए तो रजनीश ने थोड़ा असहज महसूस किया था, लेकिन फिर रजनीश ने इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब शाम का वक्त हो चुका था और बोगी में कुछ ही लोग बचे थे, तो रजनीश का ध्यान फिर उस शख्स की ओर गया। वो अब भी वहां बैठा हुआ था और सीधे रजनीश को घूर रहा था। रजनीश को अब ये सब थोड़ा अजीब लग रहा था। उसने चाचा की तरफ झुककर धीरे से कहा, चाचा, वो बगल वाली सीट वाले इंसान को देख रहे हो? काफी देर से वो मुझे ही घूर रहा है। चाचा थोड़ी नींद में थे, जमाई लेते हुए बोले, कौन हो सरवा, फोड़ दे आंख। रजनीश ने कहा, वो देखो ना उठ के बगल वाली सीट पे। चाचा ने लेटे लेटे ही थोड़ा सर उठाया और हंसते हुए रजनीश से बोले, भैया थक गया है, तू सो जा, उधर कोई नहीं बा। कुछ देर बैठने के बाद जब जबलपुर आया तो चाचा अचानक उठे और बोले, चल बेटा रजनीश, हमारा ठिकाना आएगा, ध्यान रखना। अब रजनीश उस बोगी में अकेला रह गया था। थोड़ी ही देर बाद ट्रेन जबलपुर से रवाना हुई। अब उस बोगी में सिर्फ रजनीश और वो शख्स था जो रजनीश को घूर रहा था। कुछ पल ही बीते होंगे कि अचानक ही बोगी की लाइट बंद और चालू होने लगी। रजनीश को थोड़ा डर लगा। उसके माथे पर पसीने की हल्की बूंदें आ चुकी थी। अपना ध्यान हटाने के लिए रजनीश थोड़ी देर के लिए अपना मोबाइल चलाने लगा, लेकिन उसके जहन में बार बार वो शख्स आ रहा था। रजनीश ने हल्के से आंखें उठाई तो देखा वो इंसान अभी भी वही है और उसी तरह रजनीश को घूर रहा है। रजनीश ने मन में ठान लिया कि अब बहुत हो चुका, अब उसे बोगी चेंज करना होगा, वो यहाँ से उठ के कहीं और जाएगा। वो अपनी सीट से उठा और दूसरी बोगी की ओर जाने लगा। रजनीश कुछ ही कदम चला होगा कि वो देखता है कि वो शख्स गलियारे में खड़ा फिर से उसी की ओर देख रहा है। इतना देखना था कि रजनीश की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने पीछे मुड़ के देखा तो अब सीट पर वो आदमी नहीं था। रजनीश जब वापस पलटा तो देखा वो इंसान गलियारे में भी नहीं है। ये सब के बाद रजनीश इतना डर गया कि उसने निश्चय किया कि अब वो ट्रेन से उतर जाएगा। उसकी खुशकिस्मती थी कि थोड़ी ही देर में एक स्टेशन आया और रजनीश अपना सारा सामान बांधकर अचानक उतर गया। जब वो प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो प्लेटफॉर्म पर उसने पाया कि बहुत ही चहल पहल है। चूंकि रजनीश थोड़ा डरा हुआ था तो एक टी स्टॉल पर जाकर उसने पानी मांगा। पानी मांगने के बाद रजनीश फिर से बोगी की ओर देखने लगा, कहीं वो शख्स अभी भी तो उसका पीछा नहीं कर रहा है। ये देखकर उसने थोड़ा रिलैक्स फील किया कि वो इंसान अब उसके पीछे नहीं आ रहा है। लेकिन इतनी देर में पानी वाले ने उसको कोई जवाब भी नहीं दिया था। रजनीश पलटा और दुकानदार को देखने लगा। रजनीश ये देखकर हैरान रह गया कि वो दुकान वाला टकटकी लगाए सीधा सोनी आंखों से ऊपर की ओर देख रहा था। उसका इस तरह का बर्ताव रजनीश को बहुत अजीब लगा। अब रजनीश ने ध्यान से प्लेटफॉर्म पर मौजूद हर एक शख्स को देखना शुरू किया। ये देखकर उसकी कपकपी बंद गई कि प्लेटफॉर्म पर मौजूद हर एक शख्स एक ही इंसान है और सब के सब ऊपर की ओर देख रहे हैं। अब इससे ज्यादा रजनीश और बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो अपना सामान उठाकर सीधा स्टेशन से बाहर की ओर भागने लगा। रजनीश स्टेशन से भागकर थोड़ी ही दूर आया होगा कि उसने देखा कि एक परछाई सामने की ओर से आ रही है। आज एक ही घंटे में रजनीश के साथ इतना सब कुछ हो चुका था कि उसे हर एक शख्स अब अजीब लग रहा था। वो परछाई को देखकर रजनीश उल्टे पांव भागने लगा, लेकिन तभी उधर से आवाज आई, अरे भाई सुनो, कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो और मुझसे क्यों भाग रहे हो? उधर से एक नॉर्मल इंसान की आवाज आई तो रजनीश की जान में जान आई। थोड़ा हिम्मत बांधकर वो उस परछाई की ओर बढ़ा। जब रजनीश उसके पास पहुंचा तो उस इंसान ने कहना शुरू किया, मेरा नाम किशोर है और मैं यहाँ का स्टेशन मास्टर हूँ। दरअसल रात में यहाँ कोई भी ट्रेन नहीं रुकती तो इसलिए स्टेशन खाली रहता है, तो मैं थोड़ा बाहर टहलने के लिए आ गया था। लेकिन तुम कहाँ भाग रहे हो? थोड़ी हिम्मत बांधकर रजनीश ने एक सांस में अपनी पूरी आपबीती किशोर को सुनाई। सारी बातें सुनकर किशोर एकदम से चौंक गया। बोला कि जरूर तुम्हारे पीछे कोई बुरी आत्मा पड़ी हुई है जो शायद तुम्हारी जान लेना चाहती है। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि अभी तक उसने तुम्हें मारा क्यों नहीं? क्या तुम कोई तांत्रिक हो? इतना सुनने के बाद रजनीश ने कहा, नहीं, मैं कोई तांत्रिक तो नहीं हूँ, पर मैं अपने पास हमेशा एक हनुमान चालीसा रखता हूँ और मैंने पंचमुखी रुद्राक्ष की माला भी पहनी हुई है। किशोर बोला, ओह तो ये बात है, अब मैं समझा कि तुम्हारी जान अभी तक क्यों बची हुई है। अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है कि यहाँ से दाहिनी तरफ जाओगे तो तुम्हें एक मंदिर मिलेगा
आज की रात तुम मंदिर में बिताओ और कल सुबह 10 बजे यहाँ से जौनपुर के लिए एक ट्रेन है, वो पकड़ कर तुम घर चले जाना। किशोर को भी ये बात सही लगी। वो सीधे मंदिर की ओर चला गया। मंदिर के अंदर पहुंचकर किशोर ने एक चादर बिछाई और वहीं पे लेटा रहा। काफी देर तक किशोर को बाहर से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। कभी उसे लगता कि कोई दर्द के मारे चिल्ला रहा है, तो कभी उसे लगता कि कोई अपना उसका नाम पुकार रहा है। लेकिन किशोर इन सबको नजरअंदाज करके मंदिर में ही लेटा रहा। अगली सुबह 10 बजे किशोर स्टेशन की ओर गया और वो जौनपुर की ट्रेन पकड़कर वहां से चला गया। ट्रेन में किशोर के जहन में एक ही बात बार बार घूम रही थी कि वो शख्स या वो परछाई या आत्मा या जो भी थी वो क्या था और क्यों उसके पीछे पड़ा हुआ था। इन सब के बीच एक चाय वाला वहां से गुजरता है। रजनीश ने जब सर उठाकर उसे देखा तो वो एकदम से डर गया। उसने देखा कि ये वही रात वाला शख्स था जो उसका पीछा कर रहा था। उसके जाने के बाद रजनीश एकदम बदहवास हो गया और सोचने लगा, शायद ये आत्मा हमेशा हमेशा के लिए अब उससे जुड़ चुकी है।